जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। तो आज साइंस का आपका नया टॉपिक होगा ऊष्मा से संबंधित कुछ नियम, जिसमें आपका सबसे पहले है न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, यानी आपको ऊष्मा से संबंधित कुछ नियम समझने हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम, जैसे कि आप समझ रहे हैं, शीतलन मतलब न्यूटन के शीतलन नियम से मतलब है कि ठंडा होना, शीतल होना। तो क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो ठंडा होने की दर है, ठंडा होने की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है। तो न्यूटन बताते हैं कि जो किसी वस्तु के ठंडा होने की दर है वो वस्तु और वस्तु जिस जगह पर है, जिस जगह पर है, जिस परिवेश में है, उस परिवेश के ताप, परिवेश के ताप यानी वस्तु का ताप और परिवेश का ताप, इन दोनों ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कौन? ठंडा होने की दर। जैसे आप सब जानते हैं कि जब गर्मी होती है तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जब कोई चीज़ आप गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो वो बहुत देर में क्या होता है, बहुत देर में ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वस्तु और वस्तु जिस परिवेश में है उन दोनों के ताप में बहुत कम अंतर होता है, इसी वजह से वो क्या होता है, देर में ठंडा होता है। सर्दियों में क्या होती है, वस्तु जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे तापांतर बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ठंडा होने की दर जो होती है वो तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही न्यूटन का शीतलन नियम है। मतलब तापांतर किसका? वस्तु का ताप, और जिस जगह पर या जिस परिवेश में वस्तु है उस परिवेश के ताप के अंतर को ही हम यहाँ पे क्या लेंगे, तापांतर लेंगे। तो जितना तापांतर ज़्यादा हो जाएगा वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होगी। क्यों? ये आपको ऊष्मा के जब टॉपिक को स्टार्ट किया था हमने, उसमें सबसे पहले ही बता दिया था कि जो ऊष्मा होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है तापांतर के। तापांतर हो गया वस्तु का ताप और परिवेश का ताप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट नियम आता है क्या, किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का नियम। इसे किरचॉफ भी बोल देते हैं, किरचॉफ या किरचॉफ, किरचॉफ या किरचॉफ। किरचॉफ और किरचॉफ दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो किरचॉफ क्या कहते हैं? किरचॉफ कहते हैं कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं, वो उतने ही अच्छे क्या होंगे, अवशोषक भी होंगे। अब आपको यहाँ एक बात समझनी होगी कि उत्सर्जक क्या होता है और अवशोषक क्या होता है। उत्सर्जक होता है जो ऊष्मा को उत्सर्जित करता है यानी बाहर निकालता है। ठीक है, अवशोषक क्या होता है, जो ऊष्मा को क्या करता है, ग्रहण करता है यानी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो किरचॉफ कहते हैं कि जो जितना अच्छा उत्सर्जक होगा
वह उतना ही अच्छा क्या होगा, अवशोषक होगा। ये किरचॉफ का नियम है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टीफन का नियम। किसका? स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या कहता है? स्टीफन का नियम कहता है कि किसी वस्तु से जो ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, किसी वस्तु से ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है तो वह उत्सर्जन अक्षमता परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। उत्सर्जन अक्षमता जो होगी वस्तु के परम ताप के क्या होगी, चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होगी। उत्सर्जन अक्षमता को E से प्रदर्शित किया जाता है और परम ताप को कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि E अनुक्रमानुपाती होगा किसके, T की घात 4 के। अब यहाँ बार बार क्या होता है देखिए जरा, इसमें शीतलन नियम में भी अनुक्रमानुपाती कह रहे थे और इसमें भी जो स्टीफन का नियम है इसमें भी अनुक्रमानुपाती वर्ड यूज किया गया। तो ये अनुक्रमानुपाती होता क्या है, एक बार इसे भी समझ लें। देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जैसे जैसे यहाँ अगर इससे हम समझे कि जैसे जैसे उत्सर्जन अक्षमता यानी उत्सर्जन जैसे जैसे होगा, जितना ज़्यादा उत्सर्जन होगा परमताप भी बढ़ता जाएगा, या परमताप के बढ़ने के साथ साथ उत्सर्जन भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह है, या परमताप के घटने के साथ साथ उत्सर्जन भी घटेगा। मतलब कहने का यह है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। ये तो होता है अनुक्रमानुपाती। या इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी उसी के साथ साथ कम होगी। यानी एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ी, एक चीज़ घटी तो दूसरी भी घटती है। ठीक है, तो इसे तो बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अगर यहीं पे क्या वर्ड यूज करें, व्युत्क्रमानुपाती का प्रयोग करा जाए तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी घट जाना और एक चीज़ घटना तो दूसरी बढ़ जाना। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक दूसरे के साथ साथ चलना। सीधी सी बात यह है। तो स्टीफन का नियम क्या हो गया आपका, उत्सर्जन अक्षमता जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, परमताप की घात 4 के। ठीक है, तो ये तो थे इससे संबंधित कुछ नियम। तो आगे चलते हैं, उसके बाद आपका नया पॉइंट आता है, नया टॉपिक आता है क्या, उसके बाद आता है आपका त्रिक बिंदु। क्या, त्रिक बिंदु। अब ये त्रिक बिंदु क्या होता है, देखो त्रिक बिंदु ऐसा होता है जब किसी वस्तु का ऐसा तापमान, किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का ऐसा तापमान जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, क्या, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है, एक साथ पाई जाती है। त्रिक बिंदु क्या होगा, किसी वस्तु का ऐसा तापमान या किसी पदार्थ का ऐसा तापमान जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है एक साथ। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है तो ये तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तीनों अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। अगर कोई तापमान ऐसा है जिस पर किसी पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं एक साथ मिल जाए उसे हम कहेंगे त्रिक बिंदु। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, अवस्था परिवर्तन। क्या आता है? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या होता है? अवस्था परिवर्तन है किसी निश्चित या नियत ताप पर, निश्चित ताप पर, ठीक, यानी ताप को निश्चित रखना है, ताप परिवर्तित नहीं करना है। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था का द्रव में बदलना, द्रव अवस्था में बदलना, या द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना, या आप कहें द्रव अवस्था का वाष्प में बदलना, या वाष्प का द्रव में बदलना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अवस्था परिवर्तन, ठीक। किसे बोलते हैं अवस्था परिवर्तन? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर यदि वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तित कर रही है उसे बोलते हैं हम अवस्था परिवर्तन। और अवस्था कैसी परिवर्तित होती है? अवस्था जैसे 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो ठोस से द्रव में बदलना, या द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना, या वाष्प का द्रव में बदलना। लेकिन ये शर्त इसकी होगी कि निश्चित ताप पर ये अवस्थाएं तीनों, जो भी परिवर्तन आ रहा है अवस्थाओं का, वो निश्चित ताप पर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर निश्चित ताप पर क्या हो रहा है, वस्तु या पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है गलन। क्या बोला जाता है? गलन, पिघलना, ठीक है। तो साइंस की भाषा में इसे बोलते हैं गलन, ठीक है। और जिस बिंदु पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उस बिंदु को बोला जाता है गलनांक। क्या बोला जाता है? गलनांक, ठीक है। क्या बोला जाता है? गलनांक बोला जाता है, ठीक है। यह एक निश्चित बिंदु होता है जिस पर क्या, कोई ठोस पदार्थ, एक निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं, उस ताप को, ताप के उस निश्चित मान को ही हम क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन कहलाती है, ठीक है। ये जो गलनांक बिंदु होता है अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? यदि वस्तु क्या हो रही है, द्रव से ठोस में परिवर्तित हो रही है, बात वही रहेगी निश्चित ताप पर, ये सभी में रहेगा निश्चित ताप पर। यदि निश्चित ताप पर कोई वस्तु क्या हो रही है, द्रव से ठोस में परिवर्तित हो रही है, तो इसे बोलते हैं हीमीकरण। क्या बोलते हैं? हीमीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? हीमीकरण। जैसे इसमें तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे बर्फ का पानी बनना, पहले वाले का ठोस से द्रव में बर्फ का पानी बनना, तो उसे तो बोलेंगे गलन, ठीक। और उस जिस बिंदु पर बर्फ जो है वो कहीं में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, द्रव में बदलना शुरू हो जाए, यानी पानी में बदलना शुरू हो जाए, उसे बिंदु को, उस तापमान को हम बोलेंगे गलनांक, ठीक। अब क्या होता है? द्रव से ठोस में बदलना, यानी जल है, जल को क्या कर दिया? ठंडा करते जा रहे हैं, और ठंडा करते 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 वो एक ऐसी स्थिति में आया कि वो बर्फ बन गया। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है हीमीकरण। क्या बोला जाता है? हीमीकरण, ठीक है। और जो हीमीकरण है वो जिस निश्चित ताप पर होगा उस निश्चित ताप को बोलते हैं हीमांक। क्या बोलते हैं? हीमांक, ठीक है। निश्चित ताप क्या कहलाएगा? हीमांक कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, द्रव का वाष्प में बदलना, ठीक है। द्रव का
वाष्प में बदलना। निश्चित ताप पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? क्वथन। क्या कहलाता है? क्वथन। ठीक है, क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। क्वथन भी कह सकते हैं या फिर वाष्पन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वाष्पन क्या होता है? निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना। ठीक, वाष्प यानी भाप, गैस के रूप में परिवर्तित होना। ठीक, अब जिस बिंदु पर क्या हो जाएगा? द्रव वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, उस निश्चित ताप को बोला जाता है क्वथनांक। क्या बोला जाता है? क्वथनांक। उस निश्चित ताप को क्या बोला जाता है? क्वथनांक बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वाष्प से द्रव में बदलना। ठीक है, वाष्प से द्रव में बदलना। क्या? निश्चित ताप पर जब वस्तु वाष्प से द्रव में बदलती है तो यानी भाप से कहीं में बदलना, पानी में बदलना या द्रव में बदलना, उसे बोला जाता है संघनन। क्या बोला जाता है? संघनन। ठीक है, अब आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है, जो गलनांक बिंदु होता है और जो हिमांक बिंदु होता है, यानी गलनांक ताप और हिमांक ताप, ये दोनों बराबर होते हैं। गलनांक ताप और हिमांक ताप जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं। साथ ही साथ जो क्वथनांक और संघनन ताप होते हैं ये भी दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अगर आप बात करें गलनांक की तो गलनांक बिंदु कहें और हिमांक बिंदु कहें, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। मतलब जिस तापमान, जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, वही पदार्थ उसी निश्चित ताप पर द्रव से ठोस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है गलनांक बराबर है किसके? हिमांक के। वही कंडीशन किस में होगी? क्वथनांक और संघनन में होगा। क्वथनांक और संघनन में होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसी पदार्थ का यदि आप दाब बढ़ाते हैं, किसी पदार्थ का यदि आपने किसी पदार्थ पर दाब बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? या कहो किसी द्रव का, यहाँ पे आप द्रव लेंगे, किसी द्रव का अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। अच्छा, अगर किसी द्रव में आपने अशुद्धि मिला दी, कुछ अलग पदार्थ मिला दिया, तो अशुद्धि मिलाने पर भी क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? क्वथनांक, गलनांक, मतलब ये चार चीज़ें हैं। गलनांक, हिमांक, क्वथनांक और संघनन, चार चीज़ें हैं। इसे आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? जो ठोस द्रव में सिकुड़ते हैं, जो ठोस क्या होते हैं? द्रव में, ठोस जो द्रव में सिकुड़ते हैं, अर्थात द्रव में सिकुड़ने वाले कौन से ठोस होते हैं? जैसे बर्फ। ठीक है, जैसे बर्फ। तो क्या होता है? उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर, क्या उनका जो गलनांक है दाब बढ़ाने पर, अगर आपने क्या कर दिया? दाब को बढ़ा दिया, तो दाब को बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, जो ठोस द्रव में सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, तो उनका गलनांक घट जाता है यदि दाब उन पर बढ़ाओगे। ठीक है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाएगा। अच्छा, अगर
ऐसे ठोस की बात करें जो ठोस दरों में क्या हो, फैलते हैं। क्या होते हैं? दरों में फैलते हैं। ठीक है, जो ठोस दरों में फैलते हैं उनका गलनांक क्या होगा? बढ़ेगा, यदि आपने उन पर दाब बढ़ा दिया। जो ठोस दरों में फैलते हैं उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास होती है यहीं पे समाप्त। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।